हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फार्मूले के बारे में। अगर आपको नहीं पता कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो अगर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि एडिशन में हैं और अगर हम इन टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन में लिखें तो इसे बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन प्रोसेस। और डीफैक्टराइजेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कुछ टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है और अगर हम इसे एडिशन में लिखें तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीफैक्टराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है। अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को ऐड करूं तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये तो हो गया हमारे पास साइन ए प्लस बी, और साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास बन जाएगा टू साइन ए कॉस बी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला मैंने किस तरह से डिफाइन किया। तो मैं पहला डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला जो डिफाइन करूंगा वो बोलूंगा टू साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो अब मैं लिस्ट डाउन करता हूं सारे फॉर्मूलेस। तो सबसे पहले हम लिस्ट डाउन करेंगे डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो पहला जो डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला है हमारे पास वो है टू साइन ए कॉस बी का। तो टू साइन ए कॉस बी कितना हो गया? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू कॉस ए साइन बी। तो जो दूसरा डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा टू कॉस ए साइन बी, और ये जो वैल्यू है ये इक्वल है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, मेरे हिसाब से दो फॉर्मूले ठीक होंगे। तीसरा जो डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला है हमारे पास वो है टू कॉस ए कॉस बी का। तो टू कॉस ए कॉस बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी? वो होगी कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। और इसी तरह से अगर हम चौथा डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला लिखें जिसमें कॉस ए माइनस बी में से कॉस ए प्लस बी को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा टू साइन ए साइन बी। और टू साइन ए साइन बी का वैल्यू कितना है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास चार डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले हैं। याद रखिए ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और आने वाले एग्जांपल्स में हम ये फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले प्रॉब्लम सॉल्विंग में अप्लाई भी करेंगे। लेकिन मैं प्रॉब्लम्स लूँ उसके पहले मैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले कवर करना प्रेफर करूँगा। तो अगर जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये पहला फॉर्मूला है जो कि डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, और इस डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले में मैं a प्लस बी को एक नया एंगल मान लूँ और a माइनस बी को एक नया एंगल मान लूँ। तो मान लीजिए मैंने माना a प्लस बी जो है वो एक नया एंगल है c और a माइनस बी जो है एक नया एंगल है d। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि 2a जो होगा वो हो जाएगा c प्लस डी बाई टू, और जो 2b हो जाएगा वो हो जाएगा c माइनस डी बाई टू। ठीक है, सॉरी, a हो जाएगा हमारा c प्लस डी बाई टू और a हो जाएगा हमारा b हो जाएगा हमारा c माइनस डी बाई टू। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इस वैल्यू को अगर मैं पहले फॉर्मूले में रखूँगा तो मेरा पहला फैक्टराइजेशन फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब राइट साइड क्या बन जाएगी? साइन ऑफ a प्लस बी बन जाएगा हमारा साइन c, साइन ऑफ a माइनस बी बन जाएगा हमारा साइन d, और ये बन जाएगा टू साइन c प्लस डी बाई टू, बिकॉज a का वैल्यू जो है वो c प्लस डी बाई टू है, और ये बन जाएगा कॉस c माइनस डी बाई टू। तो जो हमारे फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हैं उनका प्रूफ आप मेरे हिसाब से कर पाएंगे इस टेक्निक को यूज़ करके। हमें बस a प्लस बी को c रखना है और a माइनस बी को d रखना है डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में। तो हमारा जो पहला फैक्टराइजेशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा साइन c प्लस साइन d का। तो साइन c प्लस साइन d का वैल्यू कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा टू साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा फैक्टराइजेशन फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं, वो है साइन c माइनस साइन d का।
और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। तीसरा डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला होगा हमारा cos c प्लस cos d का। सो cos c प्लस cos d देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर a प्लस बी को c रखूं और a माइनस बी को d रखूं तो ये बन जाएगा cos c प्लस cos d, और ये बनेगा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। और इसी तरह से हम फोर्थ फैक्टराइजेशन फॉर्मूला डिफाइन करेंगे, वो है cos c माइनस cos d का, विच इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाय टू। ठीक है, ये d माइनस सी कैसे आया, अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो यहां पर cos d माइनस cos c बनता। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लिखते वक्त उसको cos c माइनस cos d लिखा है। तो ये जो 8 फॉर्मूले हुए हमारे पास, 4 फैक्टराइजेशन फॉर्मूले और 4 डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, हमको इन 8 फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। याद रखिए कि ये फॉर्मूले केवल ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं बल्कि इंटीग्रेशन में भी और मैथमेटिक्स के और पार्ट्स में भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये 8 फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं इन फॉर्मूले बेस पे। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे, प्रूव दैट साइन थीटा बाई टू इंटू साइन 7 थीटा बाई टू प्लस साइन 3 थीटा बाई टू इंटू साइन 11 थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा इंटू साइन 5 थीटा। ठीक है, तो इस सवाल में हमें प्रूव करना है कि साइन थीटा बाई टू इंटू साइन 7 थीटा बाई टू प्लस साइन 3 थीटा बाई टू इंटू साइन 11 थीटा बाई टू का वैल्यू साइन 2 थीटा इंटू साइन 5 थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, LHS से शुरुआत करते हैं, और LHS के अंदर हम क्या करने वाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी का। ठीक है, तो जो हमारा LHS है वो है हाफ ऑफ 2 साइन थीटा बाई टू साइन 7 थीटा बाई टू प्लस 2 साइन 3 थीटा बाई टू इंटू साइन 11 थीटा बाई टू। ठीक है, अब अपन डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे 2 साइन ए साइन बी का, वो कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी हो गया थीटा माइनस 7 थीटा बाई टू एंड माइनस कॉस ए प्लस बी हो गया थीटा बाई टू प्लस 7 थीटा बाई टू। ठीक है, सिमिलरली यहां पर एक और डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन ए साइन बी का, वो हो जाएगा कॉस ऑफ 3 थीटा बाई टू माइनस 11 थीटा बाई टू माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा बाई टू प्लस 11 थीटा बाई टू। ठीक है, मेरे हिसाब से ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ कॉस थीटा बाई टू माइनस कॉस 7 थीटा बाई टू, ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस 3 थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा बाई टू प्लस 7 थीटा बाई टू इज 4 थीटा प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा बाई टू माइनस 11 थीटा बाई टू इज माइनस 4 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा बाई टू प्लस 11 थीटा बाई टू इज 7 थीटा। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है कॉस ऑफ माइनस 3 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 3 थीटा, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, माइनस कॉस 4 थीटा ऐसा कैसा आ जाएगा, प्लस कॉस 4 थीटा ऐसा कैसा आ जाएगा, माइनस कॉस 7 थीटा ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, अभी ये कॉस 4 थीटा से हम इस कॉस 4 थीटा को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा जो LHS है वो सिंप्लीफाई होकर कितना बन गया, 1/2 ऑफ कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा। और अब की बार इसके अंदर हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाएंगे और वो होगा कॉस सी माइनस कॉस डी। वो फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है हमारा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 2 साइन सी कितना है हमारे पास 3 थीटा प्लस 7 थीटा बाई टू इंटू साइन
d माइनस सी बाय 2 दैट मीन्स 7 थीटा माइनस 3 थीटा बाय 2। ठीक है, और इस 2 से इस 2 को अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, साइन ऑफ 3 थीटा प्लस 7 थीटा इज tan थीटा बाय 2 दैट मीन्स 5 थीटा इंटू साइन ऑफ 7 थीटा माइनस 3 थीटा दैट इज 4 थीटा बाय 2 टाइम्स ऑफ इस 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है ये। फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले अगर आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो बहुत ही आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं इसके ऊपर। प्रूव दैट, और हमें प्रूव करना है दैट साइन ए माइनस साइन 5a प्लस साइन 9a माइनस साइन 13a अपॉन कॉस a माइनस कॉस 5a माइनस कॉस 9a प्लस कॉस 13a इज इक्वल्स टू कॉट 4a। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर हमें फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। देखिए, इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, जनरली हम चाहें तो साइन ए माइनस साइन 5a के अंदर भी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर साइन 9a माइनस साइन 13a के अंदर भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि एंगल्स कैसे कैसे बन रहे हैं। तो जैसे अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा तो उस केस में हमारे पास एक तो एंगल बनेगा a माइनस 5a जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4a, और एक बनेगा हमारे पास a प्लस 5a जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6a। तो एक बनेगा a माइनस 5a बाई 2, तो जो कि हो जाएगा हमारे पास 2a, और एक बनेगा a प्लस 5a बाई 2 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3a। तो यहाँ पर क्या क्या एंगल बन रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर 2a और 3a बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9a माइनस 13a जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4a या माइनस 4a बाई 2 मतलब 2a, और एक बन जाएगा 9a प्लस 13a बाई 2 मतलब 11a। ठीक है, तो जो 2a वाला पार्ट हो सकता है वो हो सकता है कॉमन आ जाए। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्डली इसके अंदर फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ साइन सी माइनस साइन डी का इन दोनों के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करूँगा साइन सी माइनस साइन डी का। इसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगा कॉस सी माइनस कॉस डी का, और यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करूँगा कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला लिखेंगे इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 दैट मीन्स a प्लस 5a बाई 2 इंटू साइन a माइनस 5a बाई 2। ठीक है, यहां तक, प्लस इधर क्या आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 दैट मीन्स 9a प्लस 13a बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 दैट मीन्स 9a माइनस 13a बाई 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कौन से फॉर्मूले लगाएंगे हम, डिनोमिनेटर में लगाएंगे हम cos c माइनस cos d के। तो वो फॉर्मूले क्या होंगे, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी बाई 2 हमारे पास बन जाएगा a प्लस 5a बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 दैट मीन्स 5a माइनस a बाई 2। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर अगर इसे लिख लिया जाए माइनस ऑफ ब्रैकेट cos 9a माइनस cos 13a, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा cos c माइनस cos d का फिर से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 दैट मीन्स 9a प्लस 13a बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 दैट मीन्स 13a माइनस 9a बाई 2। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो एक तो हम दोनों साइड से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से सारे ये जो 2 हैं एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन में उसको कैंसिल कर सकते हैं, और एक बार इस पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये हमारा LHS चल रहा है, ये बन जाएगा cos ऑफ a प्लस 5a मतलब 6a बाई 2 दैट मीन्स 3a इंटू कॉस ऑफ इंटू साइन ऑफ a माइनस 5a दैट मीन्स माइनस 4a बाई 2 इज माइनस 2a, प्लस यहाँ पे बन जाएगा cos ऑफ 13 प्लस 9 इज 22 बाई 2 दैट मीन्स 11a इंटू साइन ऑफ 9a माइनस 13a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4a बाई 2 मतलब माइनस 2a। ठीक है, यहाँ तक
अपॉन डिनोमिनेटर में देख लेते हैं क्या बन रहा है, साइन ऑफ a प्लस 5a बाई 2, मतलब a प्लस 5a हो गया हमारे पास 6 है, दैट मीन्स ये बच गया हमारे पास 3a इंटू साइन ऑफ 5a माइनस a बाई 2, दैट मीन्स 2a माइनस साइन ऑफ 9a प्लस 13 है, दैट इज 22a बाई 2, सो दैट इज 11a इंटू साइन ऑफ 2a। ठीक है, तो न्यूमरेटर में से हम ये जो माइनस साइन 2 है, साइन ऑफ माइनस 2 है, इसको माइनस साइन 2a लिख सकते हैं और उसको कॉमन ले लेंगे हम। तो न्यूमरेटर में से माइनस साइन 2a कॉमन आ गया और न्यूमरेटर में क्या बच गया, कॉस 3a प्लस कॉस 11a। और डिनोमिनेटर में से हम साइन 2a कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, साइन 3a माइनस साइन 11a। ठीक है, अब इस साइन 2a से साइन 2a को हम कैंसिल कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ, फिर से फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो आ जाएगा 2 कॉस 3a प्लस 11a बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, दैट मीन्स 3a माइनस 11a बाय 2। और डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा साइन c माइनस साइन डी का, तो आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, दैट मीन्स 3a प्लस 11a बाई 2 इंटू साइन, सॉरी दिस इज 2 cos 3a प्लस 11a बाई 2 इंटू साइन 3a माइनस 11a बाय 2। ठीक है, अब फिर से हम इस 2 से और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं और वापस से सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे इसकी वैल्यू को। सो माइनस कॉस ऑफ 3a प्लस 11a हो गया हमारे पास 14a बाई 2, दैट मीन्स 7a इंटू कॉस ऑफ 3a माइनस 11a इज माइनस 8a बाई 2 इज माइनस 4a अपॉन कॉस ऑफ 3a प्लस 11a बाई 2 अगेन 7a इंटू साइन ऑफ माइनस 4a। ठीक है, अब ये cos 7a से cos 7a को कैंसिल कर सकते हैं और cos ऑफ माइनस 4a इज नथिंग बट cos 4a एंड साइन ऑफ माइनस 4a इज नथिंग बट माइनस साइन ऑफ 4a। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा cot 4a। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले मालूम है तो ये सारे सवाल करना बहुत ही आसान है। मैंने इस तरह के एक बहुत सारे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स असाइनमेंट में रखे हैं, तो आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब एक और सवाल करते हैं, लास्ट सवाल इसके ऊपर हम कंसिडर करते हैं फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले पे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें वैल्यू निकालनी है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos pi by 13 into cos of 9 pi by 13 plus cos of 3 pi by 13 plus cos of 5 pi by 13 का। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इस सवाल के अंदर फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर 2 cos pi by 13 इंटू cos 9 pi by 13 के अंदर हम 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो 2 cos a cos b कितना हो जाएगा, cos ऑफ a प्लस b, a प्लस b कितना हो जाएगा हमारे पास pi by 13 प्लस 9 pi by 13 प्लस cos ऑफ a माइनस b, और a माइनस b का वैल्यू कितना हो जाएगा pi by 13 माइनस 9 pi by 13। ठीक है, प्लस बाकी का जो पार्ट है वो ऐसा कैसा आ जाएगा, विच इज cos 3 pi by 13 प्लस cos ऑफ 5 pi by 13। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो ये बन जाएगा हमारे पास cos ऑफ 9 pi by 13 प्लस pi by 13 इज 10 pi by 13 प्लस cos ऑफ pi by 13 माइनस 9 pi by 13 इज माइनस 8 pi by 13, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो इसे लिख सकते हैं हम cos ऑफ 8 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से चीजें ठीक होंगी। अब देखिए, अगर 10 pi by 13 और 3 pi by 13 को अगर अपन देखें तो 10 pi by 13 प्लस 3 pi by 13 कितना हो गया, 13 pi by 13 विच इज पाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, cos 10 pi by 13 को लिखेंगे cos ऑफ पाई माइनस 3 pi by 13।
ठीक है, इसी तरह से cos 8 पाई बाय 13, 8 पाई बाय 13 और 5 पाई बाय 13 कितना हो गया? 13 पाई बाय 13 विच इज पाई। तो cos 8 पाई बाय 13 को लिख लेंगे cos ऑफ पाई माइनस 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक चीजें ठीक होंगी। अब ये जो cos पाई माइनस थीटा है इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 और यहां पे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 और यहां पर अगर अलाइड एंगल लगाएं तो n का वैल्यू कितना हो गया यहां पर 2, तो cos का तो cos ही रह जाएगा। सो cos 3 पाई बाय 13 हो गया। और ये जो क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? ये हो गया हमारे पास पाई माइनस थीटा। इसका मतलब हो गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में cos का साइन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी जो होगी वो आ जाएगी माइनस cos 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। तो ये cos 5 पाई बाय 13 से ये cos 5 पाई बाय 13 कैंसिल हो जाएगा, ये cos 3 पाई बाय 13 से ये cos 3 पाई बाय 13 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है कि इन सारे प्रॉब्लम्स के अंदर हमको ये 8 फॉर्मूले अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम दिए हुए हैं इसके असाइनमेंट सेट में जहां पर ये सारे फॉर्मूलेज आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद हो गए हैं और अगर आप इनको अप्लाई करना सीख गए हैं तो इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डबल एंगल फॉर्मूले और सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले क्या होते हैं और उनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप इसका जो दिया हुआ असाइनमेंट है वो ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।